फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अब देखिए, हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले दो इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जिन लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए है तो वो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर एक लिंक दिया होगा फ्री पीडीएफ के लिए, उस पर क्लिक करिए, फॉर्म खुलेगा, उसको आप फिल कर दीजिए। तो वहां पर आपका व्हाट्सएप नंबर ले लिया जाएगा और आपके व्हाट्सएप के ऊपर नोट्स आते रहेंगे। दूसरी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की या यूजीसी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यहाँ पर दिए गए नंबर पे। और अगर आप डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो सेम नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो भारत देश है काफ़ी यूनिक है क्योंकि हमारे देश में पहाड़ भी है, पठार भी है, मरुस्थल भी है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग भौगोलिक आकृतियां हैं भारत में पाई जाने वाली, इसके आधार पर हम इन सभी भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो भारत में क्या क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके साथ ही उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो ये टोटल 6 तरह की भू आकृतियां, भौगोलिक आकृतियां भारत में मिलती हैं। अब एक एक करके हम इन सभी भौगोलिक आकृतियों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला से। देखिए, एक जो क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के साथ मिलाएं या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे एक लिस्ट दी है, इसको आप याद कर लीजिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा जो शिखर है वो किस देश में है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो देखिए सबसे ऊंचा तो भारत का कंचनजंगा हो गया और सेकंड नंबर पर आता है नंगा पर्वत जो कि भारत में है। अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये देखिए 5वें नंबर पे आ रहा है। सबसे ज्यादा ऊंची माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा भारत में दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो हमें पहुंचना पड़ेगा डायरेक्ट नंगा पर्वत पे। तो यानी इस लिस्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम अपने हिमालय के थ्योरेटिकल पार्ट की। देखिए, हम अपने हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का, इसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। चित्र में देखिएगा, इस वाले नीचे वाले चित्र में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हल्का सा नारंगी रंग सा है, ये पूरा जो फैला हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं चित्र में, ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय। ये सबसे ज्यादा सतत श्रृंखला है। सतत मतलब देखिए, सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर सतत नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऐसे होगा, कहीं पे पहाड़ है फिर बीच में खाली स्थान है, दर्रा है। तो ये सबसे ज्यादा हमारी सतत श्रृंखला है और इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पर्वत चोटियां हैं बहुत ज्यादा ऊंची है। इसमें जो ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आ जाते हैं। और हिमालय का ये जो हिस्सा है, इसका क्रोड ध्यान रखिए ग्रेनाइट का बना हुआ है। यानी इसकी जो कोर है ग्रेनाइट की बनी है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इससे बहुत सारे ग्लेशियर यानी हिमानियां जो है प्रवाहित होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो महान हिमालय है, जिसके बारे में देख लिया। इसके बाद आपका आ जाता है हिमाचल या निम्न हिमालय। तो जरा इस चित्र में आप देखिए, ये जो आपको येलो कलर का हिस्सा पूरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा चित्र दिख रहा होगा, लेकिन ये जो पूरा येलो कलर का हिस्सा है, यही आपका हिमाचल या निम्न हिमालय है। तो ये कैसे बना हुआ है? जो समशीतोष्ण परिवर्तित शैल होते हैं उनसे ये बना हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई रहती है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है।
जो पीर पंजाल श्रृंखला है, दूसरे वाले चित्र में देखिए, जो पीर पंजाल श्रृंखला है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके साथ ही इसमें धौलाधर और महाभारत जैसी अन्य श्रृंखलाएं भी मिल जाएंगी आपको। और इसके साथ ही इसमें आपको जो कश्मीर की घाटी है जहां लोग घूमने जाते हैं, हिमाचल का जो कांगड़ा है, कुल्लू है, ये सब भी आपको इसी निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय में मिलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा निम्न हिमालय है, इसको पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कश्मीर की घाटी हिमालय के किस हिस्से में है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो निम्न हिमालय है या जो हिमाचल हिमालय है उसमें आपकी कश्मीर की घाटी, कुल्लू, कांगड़ा जैसे जिले आते हैं। इसके बाद देखिए आता है हिमालय का सबसे बाहरी भाग जिसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है, चित्र में देखिए, ये जो ग्रे कलर का एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा आपका शिवालिक हिमालय है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 900 से 1100 मीटर के बीच रहती है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, देखिए क्या है कि पर्वतों से जब नदियां बहती हैं तो पर्वत की ढाल को नदी काटती है। क्योंकि ढाल पर्वत का बहुत तेज है तो पानी बहुत तेज बहेगा, पानी तेज बहेगा तो कंकड़ पत्थर है, चट्टाने हैं, इनको ये नदियां काट देती हैं और काट के अपने साथ बहा ले जाती हैं। अच्छा, जब ढाल धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, यानी नदी का जब वेग कम होने लगेगा, तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो कंकड़ पत्थर अवसाद है नदी के पास, वो एक जगह पे जमा होने लगेंगी। तो इसी अवसाद से जो नदियां अपने साथ लाती हैं, इसी से ये आपका शिवालिक हिमालय बना है। इसी वजह से जो शिवालिक हिमालय की घाटियां हैं उसमें आपको बहुत सारी बजरी, जलोढ़ फैला हुआ मिल जाएगा। अच्छा देखिए, जो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटियां मिलती हैं, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आ सकता है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटियां मिलती है उसी को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून घाटियां कहाँ पे हैं, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में। देखिए, हम लोगों का जो हिमालय है ये पश्चिम से पूर्व तक पूरा फैला हुआ है और हमारे पूरे हिमालय में आपको बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी। तो नदियों के आधार पे भी हिमालय का विभाजन किया गया है। इसको जरा आप चित्र में देखिए, तो जो आपकी सिंध नदी है और जो आपकी सतलज नदी है, इसके बीच में हिमालय का ये जो हिस्सा है इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। अच्छा, पंजाब हिमालय में भी दो भाग आ जाते हैं। जो कश्मीर तरफ वाला पंजाब हिमालय का हिस्सा है वो कश्मीर हिमालय हो गया, और जो हिमाचल की तरफ वाला हिस्सा है वो हिमाचल हिमालय हो गया। तो पहला भाग हम लोगों ने देख लिया पंजाब हिमालय। इसके बाद देखिए, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का जो यहाँ पर फैला हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। आप अक्सर न्यूज पेपर में पढ़ते होंगे कुमाऊं रीजन। इसके बाद आ जाता है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का हिस्सा जिसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और आखिर में आ जाता है तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक फैला हुआ हिमालय का हिस्सा, जिसमें भूटान वगैरह में जो हिमालय पूरा फैला है, जिसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन हो गया। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे हिमालय के उस हिस्से की जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो देखिए, जहां से हम लोग देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस तरह से चित्र में देखते जाइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय फैला है। और इसकी पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है हिमालय की, ये देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है ये हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। अच्छा, यहाँ पर एक विहांग महाखंड है, इसके बारे में आगे हम लोग रिवर वगैरह में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर दिहांग महाखंड है। तो यहाँ से क्या है, जहाँ पर ये महाखंड पड़ता है, यहाँ से हिमालय का जो विस्तार है वो दक्षिण की ओर यानी इधर की ओर हो जाता है। ध्यान से समझिए, अभी तक हिमालय कैसे था, ऐसे फैला था ना पश्चिम से पूर्व की ओर, और यहाँ पर दिहांग महाखंड के पास पहुंचकर क्या होता है, हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो इसको जाना जाता है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से, यानी इन्हें पूर्वी पर्वत श्रृंखला या फिर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं अलग अलग, वहां से हो करके ये श्रृंखलाएं गुजरती हैं। और ये किससे बनी है, मजबूत बलुआ पत्थर
जो कि अवसादी शैल होते हैं, यानी कि बलुआ पत्थर से ये बनी हुई है। इसमें आपको घने घने जंगल मिल जाएंगे और समानांतर श्रृंखलाएं और घाटियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए जरा चित्र में, यहाँ पे आपको पटकाई पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ये देखिए लिखा है पटकाई, तो यहाँ पे आपको पटकाई पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। नागा श्रेणी, ये देखिए नागा श्रेणी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और मिजो श्रेणी एकदम नीचे देखिए चित्र में, ये मिजो श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी आपको पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने हिमालय पर्वत को पूरा देख लिया। अब अगले जो लैंडफॉर्म की हम लोग बात करेंगे वो है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान देखिए बेसिकली 3 तरह की नदी प्रणालियों से मिलके बना है। एक तो जो सिंधु नदी प्रणाली है, दूसरी जो गंगा नदी प्रणाली है, और तीसरी जो ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां हैं, इनसे मिल करके उत्तरी मैदान बना है। अभी आगे इसको और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा अभी आपको मैंने बताया था, पहाड़ जो है इसका ढाल तेज है, तो जो नदी बहती है वो बहुत तेजी से बहती है। तेजी से बहती है तो पहाड़ के ढाल को काटती है। जब काटती है तो इससे जो मिट्टी बनती है वही कहलाती है जलोढ़ मृदा। और देखिए जहाँ पे ढाल ये कमजोर होगा वहां पे आकर के ये मिट्टी जमा हो जाएगी, तो इसी मिट्टी से हमारा उत्तरी मैदान बना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर काफी सालों से, यानी कि आप कह लीजिए कि लाखों वर्षों से यहाँ पे जलोढ़ मृदा का लगातार निक्षेपण हुआ है या लगातार जमाव हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अच्छा देखिए, अगर कहीं पे उपजाऊ मिट्टी होगी तो लोग वहां रहना चाहेंगे। इसीलिए इन मैदानों में हमारी बहुत सारी संस्कृतियों का विकास हुआ। जैसे हमारी जो गंगा यमुना संस्कृति है, जो बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सब यहीं पे क्यों विकसित हुई? क्योंकि यहाँ पर इन नदियों के द्वारा बहुत ही उपजाऊ जमीन का निर्माण किया गया, तो यहाँ पर इसीलिए जनसंख्या भी ज्यादा मिलती है। अच्छा, इस पूरे उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 240 से 320 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पर्याप्त पानी है, मृदा अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में कितनी ज़्यादा हमारे देश में जनसंख्या है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आज भी जो नदियाँ हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण कर रही है। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? नदी अपने साथ अवसाद को यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी को लाई और एक जगह पे जमा कर दिया। तो ये काम आज भी यहाँ पर चल रहा है। अब देखिए क्या है, आप खुद सोचिए, एक नदी बह रही है और इस नदी ने अपने रास्ते में मिट्टी वगैरह कंकड़ वगैरह को जमा कर दिया, तो क्या होगा? नदी का रास्ता बाधित होगा। तो जब नदी का रास्ता रुक जाता है तो नदी इस तरह से कई धाराओं में बहने लगती है। एक तो नदी का वेग कम हो गया है, क्योंकि पहले पहाड़ पे बह रही थी, अब समतल जमीन पे बह रही है। तो एक तो इसका वेग कम हो गया है। इसकी वजह से जो इसके साथ में मलबा था, कंकड़ पत्थर थे, उसको इसने जमा करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अब नदी जब इस मलबे से होकर बहेगी तो कई धाराओं में बट जाती है, जिसको वितरिका कहते हैं। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ नदी द्वीप वगैरह भी बन जाते हैं, जिसको अभी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक दोआब शब्द सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा सा हम लोग अपना ट्रैक से हटके दोआब को देख लेते हैं। देखिए, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का हिस्सा। एक नदी, दो नदी, इसके बीच का हिस्सा क्या है? दोआब है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया दो, और आब के माने होता है पानी। तो इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का मतलब है 5 और आब का अर्थ है पानी, यानी कि यहाँ पर जो 5 नदियां हैं उनका पानी होकर के बहता है। तो फिर से आ जाते हैं उत्तरी मैदान पे। तो मैंने आपसे कहा कि जो उत्तरी मैदान है ये बेसिकली 3 नदी तंत्रों से बना है। देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी बह रही है, झेलम बह रही है, चिनाब बह रही है, रावी है, सतलज है। तो ये जो पूरा सिंधु नदी का तंत्र है, इसने उत्तरी मैदान के एक हिस्से का निर्माण किया। दूसरा हिस्सा हमारी देखिए गंगा नदी बह रही है, यमुना नदी बह रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं ये हमारे उत्तरी मैदान के दूसरे हिस्से का निर्माण करती हैं। और फिर ये देखिए जो ब्रह्मपुत्र, जो बहुत ही विशाल नदी है,
इसके द्वारा हिमालय के तीसरे हिस्से का हिमालय नहीं, उत्तरी मैदान के तीसरे हिस्से का निर्माण होता है। तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला सिंधु सतलज से बना हुआ। इसका ज़्यादातर हिस्सा आपको पाकिस्तान में दिखाई देगा। तो जो सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं, ये सब यहाँ से होकर के निकलती हैं और यहाँ पर दुआब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया, ये गंगा के मैदान का विस्तार है और ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है उत्तरी मैदान का ये हिस्सा। इसमें आपको हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे जो राज्य हैं वो मिल जाएंगे इस हिस्से में। तीसरा जो असम में फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र वाला हिस्सा, वो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। देखिए, जब हम लोग आम तौर पे अपने उत्तरी मैदान के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को लगता है एकदम समतल एक मैदान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी विविधता है। देखिए, चित्र को देखते जाइए, ये हम लोगों के पर्वत हो गए। अब इन पर्वतों से जब ये देखिए ये नदी आगे बढ़ती है तो क्या होता है, जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, अभी आपको शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ाया, जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वहां पर नदी कुछ अवसाद को जमा करती है, जिसको गुटिका वगैरह कहते हैं। ये अवसाद यहाँ पर जमा होता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अवसाद है इसकी वजह से जो नदी है वो यहाँ पर गायब हो जाती है, यानी इसके नीचे से होकर, इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर बहने लगती है। तो ये जो पत्थर वगैरह पड़े हैं, क्योंकि इसके नीचे से रिवर बह रही है इसलिए दिखाई नहीं देती है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि भाबर में पहुंच के जो नदी है वो गायब हो गई। तो ये जो भाबर का पूरा एरिया है, ये हमारे उत्तरी मैदान का एक हिस्सा हो गया। इसके बाद अब देखिए क्या है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है तराई, ये देखिए तराई लिखा है, तो ये जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखिए नदी फिर से आपको दिखने नदी, तो तराई क्षेत्र में जो नदी है वो फिर से बाहर आ जाती है और यहाँ पे नम, यानी कि बहुत ज्यादा आप कह लीजिए नमी वाला क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है, उसका निर्माण होता है। इसे तराई के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पूरा तराई क्षेत्र है ये नम है, दलदली है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखिए, क्योंकि नम क्षेत्र है, दलदली है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वन्य प्राणी मिल जाएंगे, घने घने जंगल मिल जाएंगे, बाघ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, जब पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आए थे उस समय इस तराई क्षेत्र से जंगलों को काटा गया था और लोगों को यहाँ पे बसाया गया था। तो इसके बाद देखिए, पहले भाबर देख लिया, फिर तराई को भी समझ लिया, अब 2 और क्षेत्र आते हैं, बांगर और खादर। देखिए बेसिकली क्या है, बांगर क्या है, बांगर ऐसे उत्तरी मैदान के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। तो यहाँ पर पुरानी एक तरह से मिट्टी जमा है, अब यहाँ पे नया बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इसको आप देखेंगे तो जैसे घर के जीने होते हैं, जिसको वेदिका कहते हैं, उस तरह की आपको आकृति यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको चूनेदार निक्षेप मिलेंगे, यानी कि चूने से बने हुए यहाँ पर आपको डिपोजिशन मिलेंगे, जिसको कंकड़ के नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है। तो भांगर में आपको जो कंकड़ वगैरह है वो मिल जाएंगे। फिर नया जो मैदान है आपका, ये हो गया खादर। ये खादर का बेसिकली मतलब है जहां अभी भी बाढ़ का पानी पहुंचता है। तो जब बाढ़ का पानी पहुंचता है मतलब यहाँ पे जो नई नई मिट्टी है वो भी पहुंचेगी जो नदी के साथ आ रही है, तो इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए अच्छे रहते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने उत्तरी मैदान को पूरा देख लिया, अब अगला आता है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, ये मेज की आकृति जैसा है, देखने में मेज के जैसा है, क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से, शैलों से मिलकर बना है। अच्छा देखिए, एक समय पे हमारी पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह, ये सब आपस में जुड़े थे, यानी ये एक ही पूरा भूमि का हिस्सा थे। फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग हुए और अलग अलग दिशा में प्रवाहित हुए, यानी कि बहते हुए अलग अलग चले गए। तो जो इसी का एक हिस्सा था, जो गोंडवाना भूमि थी, ये जब टूटी और प्रवाहित हुई तो उसी समय पे इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। अच्छा देखिए, हमारा जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके 2 मुख्य भाग हैं, यानी कि ये जो हमारा पठार है इसको 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। एक हो गया मध्य उच्च भूमि और दूसरा भाग हो गया दक्कन का पठार।
तो पहले बात करते हैं मध्य उच्च भूमि की। तो देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में, यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले ही मार्क कर रखा है। देखिए ये जो आपकी नर्मदा नदी दिखाई गई है, चित्र में देखते जाइए। ये जो नर्मदा नदी है, इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। यानी देखिए प्रायद्वीपीय पठार तो हमारा पूरा हो गया, तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है। तो मध्य उच्च भूमि कौन सी है? नर्मदा नदी के उत्तर में हमारे प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मालवा के पठार के, मालवा का पठार मतलब ये वाला हिस्सा, इसके अधिकतर भागों में फैला है। तो इसके अधिकतर भागों में फैला हुआ ये जो हमारा पठार है, इसी को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। पहली बात नर्मदा के उत्तर में है, ये नर्मदा नदी है आपकी जो इसके उत्तर में यानी ऊपर की ओर है। दूसरी बात मालवा का जो पठार है उसके अधिकतर हिस्सों में ये फैला हुआ है हमारा मध्य उच्च भूमि। अब देखिए जो विंध्य श्रृंखला है, इसमें आपको जो हमारा ये मध्य उच्च भूमि है, इसमें आपको विंध्य श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है विंध्य श्रृंखला। इसके साथ ही आपको यहाँ पर सतपुड़ा श्रृंखला, सॉरी ये इस तरह से यहाँ पर आपको सतपुड़ा श्रृंखला देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। यानी हमारी जो मध्य उच्च भूमि है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। अच्छा, पश्चिम में धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, पश्चिम मतलब इस दिशा में, देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो जब आप पश्चिम में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये जो मध्य उच्च भूमि है, ये राजस्थान के जो मरुस्थलीय भाग है उसमें जाकर के मिल जाएगी। यानी वहां पे जाकर के, राजस्थान में जाकर के ये मध्य उच्च भूमि समाप्त होने लगती है। अच्छा, यहाँ पर चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी नदियां बहती हैं। और देखिए कैसे बहती हैं। अच्छा, नदी किधर बहेगी? जिधर ढाल होगा। अब आपके घर में पानी किस दिशा में बहता है? जहां पर ढाल बनाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो नदी है, देखिए दक्षिण पूर्व, यानी ये दक्षिण, ये पूर्व, सॉरी दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम। तो नदी जो है यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के बीच, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस डायरेक्शन में बहती है। यानी कि हमारे इस मध्य उच्च भूमि का ढाल किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसीलिए यहाँ पर जो नदियां हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, इसीलिए ऐसे बहती है यहाँ की नदियां, इस डायरेक्शन में। आगे देखते हैं। देखिए मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, तो ये जो हमारी मध्य उच्च भूमि है ये पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व की तरफ आप जितना जाएंगे ये पतली होती जाएगी। इस पठार के पूर्वी विस्तार को, यानी कि यही जो मध्य उच्च भूमि है, इसका जो पूर्वी विस्तार है उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए ध्यान से, ये आपका बुंदेलखंड है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये जो पोला बनाया है यहाँ पर बुंदेलखंड है और ये आपका बघेलखंड है। तो ये जो बघेलखंड पठार है, बुंदेलखंड पठार है, ये भी आपकी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा हो जाते हैं। इसके और पूर्व में जब आप जाएंगे, यानी पूर्व मतलब किस डायरेक्शन में, जब इधर को आप थोड़ा और जाएंगे तो ये आपको छोटा नागपुर पठार आपको इसकी सीमा पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है और ये जो है छोटा नागपुर पठार भी आपको मध्य उच्च भूमि में, मध्य उच्च भूमि के विस्तार के रूप में दिखाई देगा। तो देखिए जहां तक हम लोगों ने मध्य उच्च भूमि की बात करनी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। अब प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे हिस्से की बात करेंगे जो कि दक्षिण का पठार है। तो जो हमारा दक्षिण का पठार है, इसकी आकृति त्रिभुज की जैसी है, यानी त्रिभुज की तरह ये देखने में आपको लगेगा और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है इसके उत्तर में हम लोगों ने ये पूरा हिस्सा देखा था, मध्य उच्च भूमि के रूप में फैला है और नर्मदा नदी के ये जो दक्षिण वाला पूरा इलाका है ये हमारा दक्षिण का पठार कहलाता है। अच्छा देखिए, उत्तर में जो इसका चौड़ा आधार है, यानी कि जो दक्षिण पठार का उत्तरी हिस्सा है, देखिए पठार का नाम दक्षिण का पठार है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा ये पठार है तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पे आपको सतपुड़ा श्रृंखला फैली हुई मिल जाएगी। ये आपको सतपुड़ा श्रृंखला यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इसका पूर्वी विस्तार है, यानी कि जो हमारे दक्षिण पठार का
जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी विस्तार है, वहां पर आपको महादेव श्रृंखला, देखिए एरो से दिखाइए, बहुत छोटी सी है इसलिए आपको दिखेगी नहीं, लेकिन चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर आपको महादेव श्रृंखला मिल जाएगी। इसके साथ ही जो मैकाल श्रृंखला, ये देखिए पूरा ब्लैक कलर से मैंने शेप बनाया है यहाँ पर, जो आपकी यहाँ पर आपको देखना है, जो मैकाल श्रृंखला है, ये पूर्वी विस्तार के रूप में आपको, दक्षिण के पठार के पूर्वी विस्तार के रूप में आपको दिखाई देगी। अच्छा देखिए, दक्षिण का पठार जो है ये पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक हिस्सा, अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पूरा का पूरा दक्षिण का पठार है, इसी का एक हिस्सा ये मेघालय वाला पठार भी है। यहाँ पर देखिए, ये जो मेघालय वाला पठार है, ये भी हमारे दक्षिण के पठार का एक हिस्सा है। अब आपको लगेगा ये कैसे हिस्सा हो सकता है, कहाँ ये हमारा दक्षिण का पठार और ये मेघालय का पठार तो बहुत दूर है। तो देखिए, बेसिकली ये कभी आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन इनके बीच में भ्रंश आ गया। भ्रंश का मतलब होता है बेसिकली दो भूमि के टुकड़ों का अलग हो जाना। तो ये दोनों, जो ये वाला हिस्सा है मेघालय वाला और ये जो दक्षिण का हमारा पठार है, ये बेसिकली दोनों अलग अलग हो गए। और इसी वजह से आज जो मेघालय का पठार है, हालांकि ये दक्षिण के पठार का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये आपको अलग दिखाई देता है। तो इसको मेघालय का पठार या कार्बी पठार, कार्बी एंगलोंग पठार या फिर उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक भ्रंश हुआ था जिसकी वजह से जो छोटा नागपुर पठार है, उससे ये मेघालय का, यहाँ पर ये जो छोटा नागपुर पठार है, इससे ये मेघालय का पठार अलग हो गया था। मेघालय के पठार को जब आप जूम करके देखेंगे मैप को, तो उसमें आपको गारो, खासी और जयंतिया, तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं या पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ और बातें देख लेते हैं दक्षिण के पठार के बारे में। देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पे पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। देखिए, ये यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न घाट, ये आपको दिख रहा है, तो ये अपना पूरा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट हो गया। और ये यहाँ पर लिखा है ईस्टर्न घाट, तो दक्षिण के पठार के पूर्वी किनारे पे हो गया पूर्वी घाट और पश्चिमी किनारे पे पश्चिमी घाट स्थित है। अच्छा देखिए, जो पश्चिमी घाट है, ये हमारे भारत का जो पश्चिमी तट है, यानी कि भारत का जो ये पश्चिमी तट है, इसके समानांतर यानी इसके सामने ही, इसके पैरेलल ही हमारा पश्चिमी घाट फैला हुआ है। अच्छा, आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है, इसमें कहीं पे कोई गैप नहीं है। कहने का मतलब है, देखिए पूर्वी घाट जो है, इसमें यहाँ से यहाँ तक चले, सिर्फ बीच में आपको ये गैप दिखता है, सिर्फ थोड़ा सा दिखा, सिर्फ गैप दिखता है, लेकिन इस तरह का गैप जो है पश्चिमी घाट में नहीं है। इसीलिए पश्चिमी घाट को केवल जो दर्रे होते हैं, जो पहाड़ों के बीच में दर्रे बने होते हैं, केवल उसके ही माध्यम से पार किया जा सकता है, जबकि पूर्वी घाट में इस तरह के गैप आपको दिखते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में, पश्चिमी मतलब ये वाला जो वेस्टर्न घाट है, ये हमारे ईस्टर्न घाट से जब कंपेयर करेंगे तो इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। देखिए, जहां पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर ही है, वहीं पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1600 मीटर के बीच में है। तो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है? देखिए, यहाँ पर लिखा है महानदी। तो पूर्वी घाट जो है आपका महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर जो नीलगिरी है, यहाँ तक आपका पूर्वा पूर्वी घाट फैला है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पूर्वी घाट एक सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसमें बीच में गैप है जो मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छा देखिए, ये गैप बने कैसे? अगर गैप बने हैं तो जाहिर सी बात है किसी कारण से बने होंगे। तो यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो होती है, एक सेकंड में आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि देखिए, ये आपकी रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर फ्लो हो रही है, तो इन रिवर्स ने क्या किया? पर्वत को काट दिया, यानी ये हमारा जो पूर्वी घाट है इसको काट दिया। और जब इसको काट दिया तो इसी वजह से ये गैप बीच में आ गए। नदी ने पहाड़ को हटा दिया, काट दिया, और जाहिर सी बात है जब नदी उस स्थान को काट देगी तो वो स्थान खाली मैदान जैसा दिखेगा। अच्छा देखिए, जो हमारा पूर्वी घाट है, इसमें जो भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, इससे होकर जो नदियां आती हैं। अच्छा देखिए, जो पश्चिमी घाट है इसमें पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है ये आगे सभी के लिए रखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हमारी हवाएं हैं
वो आती हैं और पश्चिमी घाट से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद एक समय के बाद ये वर्षा कर देती हैं। तो इसे वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। जैसा मैंने बताया, समुद्र से हवा आ रही है तो उसमें आर्द्रता होगी, नमी होगी, और ये पहाड़ से टकराती है, नम हवाएं, आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर एक समय के बाद वर्षा कर देती है। अच्छा देखिए, पश्चिमी घाट पे कई सारे स्थानीय नाम हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे आप इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, वैसे वैसे पश्चिमी घाट के जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए, पश्चिमी घाट के जो मुख्य शिखर हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैप में देखिए मैंने गोल कर रखा है, यहाँ पर अनाईमुडी मिलती है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट का शिखर है, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डोडा बेटा है, ये जो मैंने गोल कर रखा है, यहाँ पे डोडा बेटा शिखर है 2633 मीटर। अच्छा देखिए, अगर आप इसको और जूम करके देखना चाहते हैं तो PDF आपको अवेलेबल रहेगा, उसमें आप आराम से जूम करिएगा, बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा। इसके बाद पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, यहाँ पर महेंद्रगिरी हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे जावादी है, शेवराय है, ये सारी पहाड़ियाँ भी देखने को आपको मिलती है। तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हो गई। अच्छा देखिए, हमारे प्रायद्वीपीय पठार, अब हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने मध्य उच्च भूमि की बात करी, फिर दक्षिण के पठार की बात की। ये दोनों ही प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। अब हम लोग पूरे प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है कि यहाँ पे काली मृदा आपको मिलेगी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी से, और इसके जो शैल है, यानी कि जिस शैल से ये बनी है वो आग्नेय है। इन शैलों का अपर्दन हुआ है, यानी कि इरोजन हुआ है, और इसकी वजह से, यानी कि ये जो ज्वालामुखी शैल की वजह से आग्नेय शैल बाहर आए थे पृथ्वी पर, और इनका जो अपर्दन हुआ उसी से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है अरावली हिल्स। तो ये अरावली हिल्स जो है हमारी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर है। ये बहुत ज़्यादा अपर्दित हो गई है, बहुत ज़्यादा ये पुरानी है आपकी अरावली हिल्स, और ये अपर्दित हो गई है, इरोजन हो गया है। अपर्दित का मतलब होता है एक तरह से हवा या फिर आपकी जो नदी है इसके द्वारा काट दिया जाना। तो ये अपर्दित हो गई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। तो जो खास बात है कि हमारा जो दिल्ली है वो भी आपकी अरावली हिल्स के ऊपर बसा हुआ है। तो हम लोगों ने अपने भारत में हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर ली। अब बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। तो देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है, यानी कि जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो पाया जाता है। ये चित्र में देखिएगा। अच्छा, ये जो है बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो वर्षा है वो 150 mm से भी कम होती है, यानी कि ना के बराबर वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है, यानी आर्द्रता, नमी बिल्कुल भी नहीं है। वनस्पतियाँ बहुत कम यहाँ पे मिलेंगी। जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, सरिताएं हैं, वो केवल वर्षा के समय, वर्षा ऋतु में दिखेंगी और उसके बाद गायब हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, सारा पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि पर्याप्त जल नदी के पास नहीं होता है, इसलिए नदी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। केवल नूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि यहाँ की जो हमारा भारतीय मरुस्थल है इसकी सबसे बड़ी नदी है नूनू। अच्छा देखिए, हमारा जो भारतीय मरुस्थल है इसमें आपको बरकान देखने को मिलेगा। बरकान एक तरह की आकृति होती है जो मरुस्थल में बनती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर टॉपिक से भटक जाएंगे। तो खैर, आपको बरकान देखने को मिलेंगे। और जो लंबवत टीले हैं, यानी कि ये जो बालू के लंबवत टीले होते हैं, वो भारत पाकिस्तान सीमा के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आपको बरकान के समूह जो है देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग लेक्चर की लगभग समाप्ति पे आ गए हैं। हम लोगों ने भारतीय मरुस्थल को भी देख लिया। अब केवल भारत में जो छोटे छोटे द्वीप हैं हम लोग उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है जो आपको याद रखना है। तो पहले बात करेंगे जो केरल के मालाबार तट के पास में ये जो लक्षद्वीप समूह है, ये जो लिखा है लक्षद्वीप, इसकी हम लोग बात करेंगे।
तो ये द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम बदल के लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में, यानी 32 स्क्वायर किलोमीटर में ही केवल ये फैला है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पे बहुत सारे आपको पेड़ पौधे और जंतु देखने को मिल जाएंगे। पिटनी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यानी कि एक ऐसा द्वीप है पिटनी द्वीप यहाँ पे जहां मनुष्य नहीं रहते, वहां पे एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। इसके बाद आ जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये जो अंडमान निकोबार है अपना, यहाँ पर देखिए मैप में, ये अंडमान निकोबार जो है, ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितने बिखरे हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। अच्छा, ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित मतलब जल में डूबे हुए, यानी कहीं जहां पर पर्वत थे जो कि जल में डूब गए। तो ये जो ऊपर आपको द्वीप दिख रहे हैं, बेसिकली ये पहाड़ों के शिखर है। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए इनकी इंपॉर्टेंस है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत विविधता है, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पृथ्वी पर एकदम बीचों बीच में एक लाइन की कल्पना की गई है जिसे 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के अंडमान निकोबार काफी पास में है, इसीलिए यहाँ पर विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए विषुवतीय प्रकार की जलवायु में क्या होता है, वर्षा बहुत होती है, इसीलिए जो जंगल होते हैं घने होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। अच्छा देखिए, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो ये आपका एक फाइनल फैक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 2 में भारत की जो अलग अलग भू आकृतियां हैं सभी को एक एक करके देखा। अब वो जो अगली क्लास है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।